एक ऐसी चीज जिसकी इंसान को खाने के तौर पर जरूरत नहीं थी, लेकिन जिसकी चाहत ने साम्राज्य खड़े कर दिए। उसके लिए देश लड़े, द्वीपों पर कब्जे हुए, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली, गुलामी का कारोबार बढ़ा और कई जगहों पर पूरी अर्थव्यवस्था गन्ने की खेती के इर्द गिर्द घूमने लगी। इसे सफेद सोना तक कहा जाने लगा। आज वही सफेद सोना यानी कि चीनी हमारे किचन में इतनी आम है कि चाय की एक कप से लेकर बिस्किट, ब्रेड, सॉफ्ट ड्रिंक और पैकेज्ड फूड तक ये हमारी डाइट में हर तरफ मौजूद है। लेकिन जिस चीज ने कभी दुनिया भर की दौलत बनाई, क्या वही चीज आज हमारी सेहत पर भारी पड़ रही है? और चीनी आखिर न्यू गिनी के गन्ने के पौधे से निकलकर दुनिया की सबसे ताकतवर कमोडिटी में कैसे बदल गई? ये सिर्फ चीनी की कहानी नहीं है। ये पैसा, साम्राज्य, गुलामी, युद्ध और आखिर में हमारी सेहत की कहानी है। गन्ने का शुरुआती इतिहास करीब 10,000 साल पुराना माना जाता है। इसकी जड़ें न्यू गिनी क्षेत्र से जुड़ी हैं। शुरुआत में लोग गन्ने को काटकर सीधे चबाते थे, यानी उस वक्त गन्ना था मीठा लेकिन बेहद साधारण। असल क्रांति तब हुई जब इंसान ने गन्ने के रस से चीनी के क्रिस्टल निकालना सीख लिया, और इस तकनीक के विकास में प्राचीन भारत की बड़ी भूमिका रही। करीब 2,500 से 3,000 साल पहले भारत में गन्ने के रस को प्रोसेस करके ठोस चीनी बनाने की तकनीक विकसित हुई। यानी जिस चीनी को आज हम सामान्य खाद्य पदार्थ मानते हैं, उसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की तकनीक भारत ने दुनिया तक पहुंचाई। भारत में गन्ने की खेती के लिए बेहतरीन जलवायु थी। इसी वजह से यहाँ चीनी का इस्तेमाल कई अलग अलग रूपों में किया जाता था। प्राचीन भारतीयों ने गन्ने से रस निकालने के लिए बड़े बड़े लकड़ी के यंत्र बनाए। इन्हें पाली ग्रंथों में महायंत्र और संस्कृत में महायंत्र या कोलुक कहा गया, जो आगे समय के साथ बोलचाल में कोलू बन गया। निकाले गए गन्ने के रस को बड़े बड़े पात्रों में भरकर घंटों तक उबाला जाता था, जिससे उसका पानी भाप बनकर उड़ जाता था और रस गाढ़ा होने लगता था। इसे उबलने और गाढ़ा करने की प्रक्रिया से धीरे धीरे 5 अलग अलग उत्पाद बनते थे। फड़ित यानी कि पहले गाढ़ा रूप, फिर गुड़, फिर मत्स्य अंडिका, खंड यानी कि दानेदार चीनी, जिससे अंग्रेजी का शब्द कैंडी बना, और अंत में शुद्ध शर्करा। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यूपी के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान आता है। फिर भारत से चीनी बनाने की तकनीक पूर्व में चीन और पश्चिम में फारस और फिर इस्लामी दुनिया तक पहुंची। इसके बाद धीरे धीरे चीनी भूमध्य सागर तक पहुंची। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क था। चीनी आम लोगों का खाना नहीं बनी, ये अमीरों की चीज बन गई, एक तरह का लग्जरी स्पाइस। मध्यकालीन यूरोप में चीनी बेहद महंगी थी। इसे खाने की चीज से ज्यादा दौलत और हैसियत की निशानी माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे यूरोपीय शक्तियों ने नए समुद्री रास्ते खोजे, चीनी की कहानी बदल गई। अब सवाल ये नहीं था कि चीनी कितनी महंगी है, सवाल ये था कि इसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैदा कैसे किया जाए। और इसके लिए चाहिए थी जमीन, बहुत सारी जमीन और उससे भी ज्यादा मजदूर। यहीं से चीनी की कहानी का सबसे काला अध्याय शुरू होता है। ब्राजील और कैरिबियन में यूरोपीय शक्तियों ने बड़े बड़े गन्ने के बागान विकसित किए। गन्ना उगाना आसान काम नहीं था। खेतों में लगातार भारी मेहनत चाहिए थी। कटाई, पुराई और चीनी बनाने की प्रक्रिया सब कुछ बेहद श्रम साध्य थी, यानी कि काफी मुश्किल थी। इस श्रम की मांग को पूरा करने के लिए अटलांटिक पार गुलामी का व्यापार बढ़ा। इतिहासकारों के अनुमान के मुताबिक 1501 से 1867 के बीच करीब 1.25 करोड़ अफ्रीकी लोगों को जबरन अमेरिका ले जाया गया। समुद्री यात्राओं के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। यानी यूरोप में चीनी की बढ़ती मांग का एक बड़ा हिस्सा मानव पीड़ा की बेहद भयावह कीमत पर पूरा हुआ। और यही चीनी सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं रही, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था की ताकत बन गई थी। 17वीं और 18वीं सदी में कैरिबियन के द्वीप यूरोपीय शक्तियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गए। कैरिबियन द्वीप समूह में भारी मात्रा में गन्ना उत्पादन होता था। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपीय देशों ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और डच देशों के बीच कैरिबियन द्वीपों के लिए कई युद्ध लड़े गए। वो चीनी पर कब्जे के लिए कैरिबियाई द्वीपों के बागानों पर कब्जा करना चाहते थे। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ये युद्ध 7 साल तक लड़ा गया। युद्ध खत्म होने पर पेरिस संधि 1763 में हुई। ब्रिटेन ने फ्रांस को प्रस्ताव दिया था कि वो कनाडा अपने पास रखेगा या कैरिबियन का छोटा सा चीनी पैदा करने वाला द्वीप। फ्रांस ने कनाडा को छोड़ दिया, मगर छोटे से द्वीप पर कब्जा नहीं छोड़ा, जो उस वक्त पूरे कनाडा के चमड़ा व्यापार से कहीं ज्यादा मुनाफा दे रहा था। फिर ब्रिटेन ने 1655 में स्पेन से जमैका पर कब्जा किया। जिसके बाद जमैका को भी बड़े चीनी उत्पादन केंद्र में बदला गया। फ्रांस के कब्जे वाला सेंट डोमिंग
यानी कि आज का हाईती 18वीं सदी में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हो गया। उसकी अर्थव्यवस्था चीनी और कॉफी के बागानों पर टिकी थी, लेकिन वहां काम करने वाले लाखों अफ्रीकी गुलामों की जिंदगी बेहद अमानवीय थी। और फिर 1791 में विद्रोह शुरू हुआ। सेंट डोमिंग में गुलामों ने फ्रांसीसी शासन और बागान व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फ्रांस ने इसे दबाने की कोशिश की। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी सेना भेजी, लेकिन विद्रोहियों ने फ्रांसीसी सेना को हरा दिया और 1804 में हैती एक स्वतंत्र देश बना। ये आधुनिक दुनिया में एक ऐतिहासिक घटना थी कि एक सफल गुलामी क्रांति के बाद स्वतंत्र अश्वेत गणराज्य का जन्म हुआ। इस क्रांति का असर सिर्फ कैरेबियन तक सीमित नहीं रहा। इसने नेपोलियन की अमेरिका में फ्रांसीसी साम्राज्य की महत्वाकांक्षाओं को भी कमजोर किया और इसके बाद 1803 में लुइसियाना परचेज के जरिए फ्रांस ने विशाल लुइसियाना टेरिटरी को अमेरिका को बेच दिया। यानी चीनी की अर्थव्यवस्था से शुरू हुई क्रांति ने दुनिया के राजनीतिक नक्शे को बदल कर रख दिया। चीनी का असर अमेरिकी इतिहास में भी दिखाई देता है। 1764 में ब्रिटेन ने शुगर एक्ट लागू किया। इसके तहत अमेरिकी उपनिवेशों में विदेशी चीनी पर टैक्स लगाया गया। ब्रिटेन का मकसद था राजस्व जुटाना और अपने कैरेबियन चीनी कारोबार को फायदा पहुंचाना, लेकिन अमेरिकी उपनिवेशों में नाराजगी बनी। आगे चलकर यही असंतोष उस बड़े राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बना जिसने ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जमीन तैयार की। यानी चीनी सिर्फ मिठास नहीं बांट रही थी, वो इतिहास भी लिख रही थी। भारत भी इस कहानी से अछूता नहीं रहा। चीनी के बड़े बागानों को लगातार मजदूरों की जरूरत थी। गुलामी खत्म होने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने कई जगहों पर गिरमिटिया मजदूरी की व्यवस्था विकसित की। भारत से बड़ी संख्या में मजदूरों को कैरेबियन, मॉरिशस, फिजी और दूसरे इलाकों में ले जाया गया। इनमें ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, गुयाना जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। यानी गन्ने की वैश्विक अर्थव्यवस्था ने भारत की सामाजिक और प्रवासी इतिहास पर भी गहरा असर डाला। आज दुनिया के कई हिस्सों में बसे भारतीय मूल के समुदायों की कहानी में गन्ने की खेती और गिरमिटिया मजदूरों का अध्याय भी मौजूद है। फिर आया क्यूबा। 20वीं सदी में क्यूबा चीनी की वैश्विक राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया। पहले विश्व युद्ध के दौरान चीनी की मांग बढ़ी। क्यूबा दुनिया के प्रमुख चीनी उत्पादकों में था। अमेरिका के क्यूबा में रणनीतिक दिलचस्पी भी बढ़ी और 1917 से 1922 के बीच अमेरिकी सेना वहां तैनात रही। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव 1959 में आया, फिडेल कैस्ट्रो की क्रांति। क्यूबा ने अमेरिकी स्वामित्व वाली कई चीनी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया। अमेरिका ने जवाब में क्यूबा की चीनी पर प्रतिबंध लगाए। फिर सोवियत संघ आगे आया, उसने क्यूबा की चीनी खरीदने के समझौते किए। नतीजा, क्यूबा तेजी से सोवियत ब्लॉक के करीब चला गया। एक बार फिर चीनी ने भू राजनीति बदल दी। अब आज की बात करते हैं। आज भी शुगर इंडस्ट्री बेहद बड़ी है। ब्राजील आज चीन के कुल उत्पादन का 22 से 24% हिस्सा बनता है। इसी वजह से वो नंबर 1 पर है। वहीं भारत में कुल चीनी का 16% हिस्सा बनता है। इस वजह से चीनी बनाने में भारत दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर यूरोपीय संघ, फिर चीन, फिर थाईलैंड आता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बदलाव हुआ है। पहले चीनी की ताकत थी उसकी कमी, आज उसकी ताकत है उसकी भरमार। एक समय चीनी अमीरों के प्लेट में मिलती थी, आज वो लगभग हर घर में है। और सिर्फ चीनी के डिब्बे में नहीं, आज एडेड शुगर आपको सिर्फ मिठाई में नहीं मिलेगी। सॉफ्ट ड्रिंक, बिस्किट, केक, चॉकलेट, आइसक्रीम, सॉस और कई प्रोसेस्ड फूड्स में अलग अलग नामों से शुगर मौजूद हो सकती है। लेकिन क्या शरीर को चीनी की जरूरत है? यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। हमारे शरीर को ग्लूकोज की जरूरत होती है। दिमाग समेत शरीर की कई कोशिकाएं ग्लूकोज को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें चम्मच भरकर चीनी खाने की जरूरत है। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स जैसे फूड कंपोनेंट्स को तोड़कर ग्लूकोज हासिल कर सकता है। इसीलिए एडेड शुगर और शरीर की जरूरत वाले ग्लूकोज को एक ही चीज समझना गलती है। समस्या तब पड़ती है जब एडेड शुगर लगातार ज्यादा मात्रा में डाइट का हिस्सा बन जाए। अगर एडेड शुगर कम कर दें तो एडेड शुगर कम करने से सबसे पहला फायदा तो ये हो सकता है कि आप अनजाने में कम कैलोरीज लें। इससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। और अगर शुगरी ड्रिंक्स या हेवीली प्रोसेस्ड फूड्स कम होते हैं तो पूरी डाइट ज़्यादा बैलेंस्ड हो सकती है। तो चीनी की कहानी हमें क्या बताती है? चीनी को सिर्फ एक सफ़ेद दाना समझना, इसकी पूरी कहानी को बहुत छोटा कर देना होगा। इसके पीछे न्यू गिनी के गन्ने के खेत हैं, प्राचीन भारत की तकनीक है, अरब और यूरोप के व्यापारिक रास्ते हैं, कैरेबियन के प्लांटेशन है, अफ्रीकी गुलामी का इतिहास है, हैती की क्रांति है, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि है, क्यूबा की राजनीति है और आज हमारी बदलती फूड हैबिट्स है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप चीनी खाना कम करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक। देखते रहिए कड़।